कॉबन को सब कुछ मालूम था, लेकिन उसे जरा भी डर नहीं था इन दोनों लड़कियों से। उसने भौहें चढ़ाईं और गहरी, खतरनाक आवाज में बोला, क्या जरूरत है इतनी कड़वी बातें करने की? अगर यह नहीं आना था तो किसने बुलाया था? दरवाजा वहीं है, निकल जाओ। अपने पिता का ये रूखा रवैया देखकर ऑड्री के दिल में और भी दर्द भर गया। उसने अपने आंसू रोकते हुए ऊंची आवाज में कहा, तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि ये सब आपने ही किया? कॉबन ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा। कबूल क्या करना है मुझे? अगर गुस्सा निकालना है तो कहीं और जाओ, यहाँ नहीं। कैथरीन ने बगल से तिरस्कार भरी हंसी छोड़ी और मन ही मन सोचा, सच में ये जोड़ी एकदम परफेक्ट है। बातें भी एक जैसी करती है। उसने ताना मारते हुए कहा, कुछ लोग काम तो बड़े शौक से करते हैं, लेकिन मानने की हिम्मत नहीं रखते, है ना? उसकी बात सुनते ही कॉबन का गुस्सा भड़क उठा। मुझे क्या डर होना चाहिए? क्या मैं तुम जैसी दो लड़कियों से डरूंगा? उसने मन में कहा और फिर ऑड्री की ओर शैतानी नजरों से देखा। ठीक है, मान लिया, सब मैंने किया। तो अब क्या कर लोगी? वो बेपरवाह, घमंडी और पूरी तरह निडर था। ऑड्री का गुस्सा अब उबल पड़ा। वो आगे बढ़ी और बिना कोई हाव भाव दिखाए सीधा अपने पिता की आंखों में देखने लगी। कुछ पल बाद उसकी आवाज कांपी, क्या आपने कभी हमें अपनी बेटियां समझा भी है? कॉबन के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। तो ये भी पूछो कि क्या तुम लोगों ने मुझे कभी पिता माना? ऑड्री की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने बोलना जारी रखा। इतने सालों से मैं आपका आदर करती आई हूँ, आपको अपना आदर्श मानती रही। लेकिन आज आपने जो किया वो तो जानवर भी नहीं करते। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? उसके शब्द खत्म होते ही कॉबन ने जोरदार थप्पड़ मारा, इतना तेज कि ऑड्री सीधे जमीन पर गिर पड़ी। ऑड्री ने कोहनी के बल खुद को संभाला और किनारे खड़ी कैथरीन की ओर देखा, इशारा करते हुए कहा, मत हिलना, ये मेरा मामला है। थप्पड़ मारने के बाद भी कॉबन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, बदतमीज लड़की, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो, समझी? अब कभी नहीं। ऑड्री ने ठंडी हंसी हंस दी। बहुत अच्छा कहा, यही तो मैं भी सोच रही थी। जब आपने कभी मुझे बेटी माना ही नहीं, तो अब मैं भी आपकी बेटी नहीं। अब मैं सिर्फ ग्रैंपा की पोती हूँ, कैथरीन की बहन ऑड्री स्वॉन। लेकिन आपकी बेटी नहीं। वो धीरे धीरे उठी, उसकी आंखें अब बर्फ जैसी ठंडी थीं। अपने फायदे के लिए आपने मुझे मोहरा बनाया, कैथरीन को धमकाया, उसे मारने की साजिश की ताकि उसकी संपत्ति छीन सकें। आप जैसे इंसान पिता कहलाने के लायक नहीं। तू, कॉबिन फिर से हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन इस बार ऑड्री ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में अब कोई भावना नहीं थी, बस सर्द क्रोध था। अभी तक आप मेरे पिता थे, इसलिए आपको बोलने और मारने दिया। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। अगर दोबारा हाथ उठाया तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। उसने जोर से उसका हाथ झटक दिया। कॉबन अचानक पीछे गिर पड़ा, उसकी आंखों में हैरानी थी। रेचल सब देखकर सन्न रह गई। अब उसे समझ आया कि ऑड्री इतनी बदल क्यों गई, इसलिए। लेकिन उसकी नज़र में गलती कॉबन की नहीं थी, बल्कि बेटियों की थी। वो कॉबन को उठाकर खड़ी हुई और गुस्से में ऑड्री पर बरस पड़ी। तू पहले कितनी समझदार थी, अब इस मनहूस लड़की के साथ रहकर पागल हो गई है। हमें आंखें दिखा रही है। अब भी हमें अपने माता पिता मानती है या नहीं? ऑड्री ने ठंडी आवाज में कहा। माँ, आपने अभी अभी सुना न? कॉबन ने मुझे अगवा करवाया, सिर्फ इसलिए ताकि वो कैथरीन को धमकाकर उसकी संपत्ति हड़प सके। रेचल ने झुंझला कर कहा, हाँ, सब सुना। अगर तुम्हारे पिता ने तुमसे कुछ करने को कहा, तो तुमने मानने से इनकार क्यों किया? इस मनहूस लड़की का साथ क्यों दिया? क्या यही तुम्हारा फर्ज है? उसकी बातें सुनकर ऑड्री सन्न रह गई। उसे लगा था माँ को शायद कुछ पता नहीं, पर सच्चाई जानने के बाद भी उनका ये कहना, ये तो अमानवीय था। उसके दिल में एकदम से दर्द उठा। अगर हम अजनबी भी होते तो भी कोई ऐसा नहीं करता। और ये तो मेरा अपना परिवार है।
ऑड्री ने ठान लिया अब वो उन्हें खुद को या कैथरीन को और नहीं सताने देगी। माँ, अगर आप इतनी अड़ी हैं तो बस, अब मैं भी आपकी बेटी नहीं। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। रेचल हैरान रह गई। अरे, तू कृतघ्न लड़की, तुझे पाल पोसकर बड़ा किया और तू ही मुंह मोड़ रही है। ऑड्री ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं बोली। अपने माता पिता से नाता तोड़ना उसे किसी सजा से कम नहीं लगा। रेचल ने समझ लिया कि अब ऑड्री पूरी तरह उनसे दूर हो रही है, लेकिन वो ये होने नहीं देना चाहती थी। उसे अपने माता पिता की वो बात याद आई, शायद ऑड्री को कैथरीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। वो किसी भी हाल में ऑड्री को नाकाम बेटी नहीं बनने देगी। क्या हुआ ऑड्री? बचपन से जो संस्कार दिए थे वो सब भूल गई। हमें पत्थर दिल कहती है, लेकिन खुद क्या कर रही है? जिस माँ ने तुझे पाला उसी के खिलाफ खड़ी हो गई। ऑड्री का सिर और झुक गया। तभी कैथरीन ने शांत स्वर में कहा, मिसेस स्वॉन, खुद को इतना बड़ा मत समझिए। आपने किया ही क्या है सिवाय इसके कि ऑड्री को 9 महीने पेट में रखा। ये बात बिल्कुल सच थी। ऑड्री के जन्म के बाद रेचल ने अपने शरीर की सुंदरता बनाए रखने के लिए दूध बंद कराने का इंजेक्शन लगवा लिया था। उसे लड़की होने के कारण पसंद भी नहीं करती थी, इसलिए ऑड्री को बचपन से आया ने पाला, वही उसे दूध पिलाती थी। रेचल ने कभी उसकी देखभाल नहीं की। उसके हिसाब से अमीर घर की औरतें बच्चों को खुद नहीं संभालतीं। वो बस भावनात्मक दबाव डाल रही थी ताकि ऑड्री फिर से अपराधबोध महसूस करे। पर जब उसने देखा कि ऑड्री अब उसके शब्दों से प्रभावित नहीं हो रही, तो उसके भीतर की नफरत उफान पर आ गई। वो कैथरीन को घूरते हुए चीखी, तू तो इस दुनिया में आने की हकदार ही नहीं थी। तू मनहूस है, अभिशाप है। कैथरीन ने ठंडी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा, आपको मुझे जन्म ही नहीं देना चाहिए था। ये कहकर उसका चेहरा फिर से सख्त और ठंडा हो गया। ऑड्री, अब तुम निकलो, मुझे इनसे बात करनी है। ऑड्री के चले जाने के बाद स्वॉन्स के लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। कैथरीन के सामने खड़ी रेचल का रवैया और भी ज्यादा असभ्य हो गया। उसकी नज़र में कैथरीन एक मुसीबत पैदा करने वाली लड़की के अलावा कुछ नहीं थी। तुम अपशकुनी लड़की, क्यों नहीं चली जाती? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? शोर सुनकर कैथरीन धीरे से उठी, उसकी तेज नज़रें सीधे रेचल के चेहरे पर जा टिकीं। मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी करतूत की कीमत चुकानी होगी। रेचल ने उसकी बात पर शक भरी नज़र डाली। कैथरीन के चेहरे की ठंडी भावनाहीन झलक देखकर उसे एक बुरा एहसास हुआ। तुम क्या बकवास कर रही हो? हमारे बीच अब क्या बाकी रह गया है? निकलो यहाँ से। कैथरीन ने एक ठंडी, तिरस्कार भरी हंसी छोड़ी। अपहरण, नशे की दवा और धमकियाँ। उसने अचानक अपना सिर उठाया और अपनी ठंडी, पैनी नज़रें कॉबन पर टिका दी, जिनमें एक जबरदस्त दबाव झलक रहा था। कॉबन की सांस कुछ पल के लिए रुक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र की लड़की की नज़रें इतनी गहरी और डराने वाली होंगी। उसी क्षण उसे एहसास हुआ, शायद उसकी यह बेटी उतनी कमज़ोर और निकम्मी नहीं थी जितना वह अब तक समझता आया था। लेकिन अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अपने भीतर की हलचल को दबाकर कॉबन ने फिर भी अपने अहंकारी लहजे को बनाए रखा। कैथरीन, मुझ पर सख्त होने का इल्ज़ाम मत लगाओ। तुम्हारा मेरा बेटी बनना ही तुम्हारा सौभाग्य था। अगर तुम जिद न करती और मेरे खिलाफ न जाती, तो मैं तुम्हें अब भी ऐशो-आराम की जिंदगी दे सकता था। कॉबन को पूरा विश्वास था कि कोई भी इंसान स्वॉन्स परिवार की बेटी बनने से इनकार नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर कैथरीन के होठों पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। बर्बादी के कगार पर खड़े होकर भी ये बूढ़ा सुधरने का नाम नहीं ले रहा। दादाजी के इतने नेकदिल होने के बाद भी उन्होंने ऐसा बेटा कैसे पाया, उसने मन ही मन सोचा। जब रेचल ने अपने पति को गुस्से में कैथरीन से उलझते देखा, तो वह भी बीच में कूद पड़ी। हाँ, कैथरीन, तुम तो बस मुसीबत ही लाती हो। हमने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम अब तक जिंदा भी नहीं होती। तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, और तुम उल्टा हमें धोखा दे रही हो। तुम वाकई एहसान फरामोश हो।
कैथरीन के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। क्या अपने बचाव में खड़ा होना अब धोखा कहलाता है? रेचल जैसी औरतों की सोच कितनी विकृत है, आज ये साफ हो गया। अब समझ में आया कि लियाना और जॉनथन जैसे हैं वैसे क्यों हैं, ऐसी माँ के बच्चे और हों भी कैसे। कैथरीन की शांत मगर डरावनी मुस्कान ने रेचल को बेचैन कर दिया। उसे लगा कैथरीन कुछ योजना बना रही है। उसने अपने आखिरी पत्ते खेलने का फैसला किया। कैथरीन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत गई हो? तुम मेरे पेट में 9 महीने रही हो, इसलिए एक सलाह देती हूँ, जल्दी से स्वॉन्स के शेयर छोड़ दो, वरना पछताना पड़ेगा और तब मैं मदद भी नहीं करूँगी। कैथरीन ने हल्के से भौं उठाए। ओह, तो तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे हरा सकती हो? चलो बताओ, इस बार क्या चाल चली है? धोखेबाजी कर ली, संपत्ति ट्रांसफर में घाटा उठा लिया, अपहरण भी नाकाम रहा, अब और क्या कर लोगी? रेचल को उसकी ये निडरता और भी चुभने लगी। कैथरीन, क्या तुम सच में सोचती हो कि उन संपत्तियों के बल पर तुम चैन से रह सकोगी? स्वॉन्स इतनी बड़ी फैमिली है और तुम जैसी देहाती लड़की उसे चला सकेगी। मैंने पहले ही टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को हायर कर लिया है। अगर तुमने कंपनी नहीं सौंपी तो वे मिलकर स्वॉन कॉर्पोरेशन को बर्बाद कर देंगे। मानो या न मानो, उसने गर्व से सिर ऊंचा किया। ये सब उसके पिता की वजह से हुआ था, जिनके विद्यार्थी दुनिया भर में फैले थे। उन्होंने खुद कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क किया था, जिनमें हॉलीवुड की शीर्ष 5 वित्तीय कंपनियों के क्रिस्टी क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी शामिल थे। कैथरीन ने ठंडी नज़रों से उसकी ओर देखा। क्या इसे सच में लगता है कि मुझे उसकी हर चाल का पता नहीं? मूर्ख महिला, उसने सोचा। उसने मोबाइल निकाला और स्क्रीन को सामने की सफ़ेद दीवार पर प्रोजेक्ट कर दिया। रेचल को समझ नहीं आया कि कैथरीन अब क्या करने वाली है, लेकिन उसकी आंखें अनायास ही उस दिशा में चली गईं। स्क्रीन पर एक पल की रुकावट के बाद एक सधे, सलीकेदार, हैंडसम मध्यम उम्र के आदमी का चेहरा दिखाई दिया। उसे देखते ही रेचल की आंखें फैल गईं। ये तो वो आदमी कोई और नहीं, बल्कि वही क्रिस्टी क्षेत्रीय प्रतिनिधि था जिससे रेचल ने हाल ही में मुलाकात की थी, जिसे वह अपना तुरुप का इक्का समझ रही थी। रेचल ने झट से कैथरीन की ओर देखा और चिल्लाई, तूने मेरे पीछे से मेरा आदमी छीन लिया। कैथरीन ने ठंडे स्वर में बस हम्फ किया, कोई जवाब नहीं दिया। रेचल गुस्से से चिल्लाई, पीट, तुम्हें कोई प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है क्या? पहले मुझसे डील की और अब उसी लड़की के साथ काम कर रहे हो। उसने तुम्हें कितना फायदा दिया? पीट कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया। वो मानता था कि उसने पहले रेचल से मुलाकात की थी और उसका ऑफर लुभावना था, लेकिन अब उसने स्क्रीन पर भ्रमित चेहरा बनाते हुए कहा, मिसेस स्वॉन, आप क्या कह रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। अब भी नहीं समझ रहे? रेचल ने गुस्से में चिल्लाया, तुम इस लड़की के साथ मिल गए हो। पीट का चेहरा सख्त हो गया। मिसेस स्वॉन, आप हमारी कंपनी की शेयर होल्डर से ऐसे बात कर रही हैं। मिस कैथरीन हमारी सबसे उच्च स्तरीय इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। अगर आप चाहती हैं कि ये प्रोजेक्ट सफल हो, तो आपको उन्हीं की सलाह लेनी होगी। रेचल वहीं खड़ी रह गई, स्तब्ध। क्या? पीट हेस्टर ने अभी कहा, मिस कैथरीन, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र? उसकी आंखों में अविश्वास और डर दोनों झलक रहे थे। रेचल इतनी हैरान रह गई कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसके होंठ कांपते हुए बोले, तुमने क्या कहा? कैथरीन तुम्हारी कंपनी की शेयर होल्डर है। वो तुम्हारी टॉप लेवल सलाहकार है। क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि मुझे इसी लड़की पर भरोसा करना चाहिए ताकि स्वॉन कॉर्पोरेशन को गिरा सकूं? पीट ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसके चेहरे की सख्त अभिव्यक्ति साफ बता रही थी कि वो मजाक नहीं कर रहा। मिसेस स्वॉन, उसने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, एक पेशेवर के तौर पर मैं साफ बता दूं, इस प्रोजेक्ट में अगर नुकसान कम से कम करना है, तो हमें मिस कैथरीन की ज़रूरत है, किसी और की नहीं। रेचल हंसी, मगर गुस्से में। पीट, क्या तुम्हें पता भी है कि ये लड़की कौन है? पीट भी उलझ गया था। उसने कैथरीन को रेचल के पास बैठे देखा तो सोचा कि दोनों एक दूसरे को जानती हैं। अगर ऐसा था
तो रेचल को तो शुरुआत में ही उससे मिलने की जरूरत नहीं थी। इससे पहले कि रेचल कुछ बोल पाती, कैथरीन ने बहुत सहज लहजे में कहा, पीट, ये भी क्या संयोग है। 6 महीने पहले मैंने अपने दादाजी की कंपनी विरासत में पाई थी। और वो कंपनी कोई और नहीं, स्वॉन कॉर्पोरेशन ही है। उसकी धीमी, आकर्षक आवाज में एक अलग ही आत्मविश्वास था। पहले तो पीट ने सोचा कि उसे कैथरीन को बधाई देनी चाहिए, आखिर वो खुद उनसे मिल भी नहीं पाता था। लेकिन कैथरीन की अगली बात सुनते ही उसका चेहरा सख्त पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रेचल उसी कैथरीन के खिलाफ उसकी मदद मांगने आएगी। उसे लगा मानो उसके सिर पर खुद अपने हाथों से फांसी का फंदा डाल दिया गया हो। पीट के मन में सवाल उठने लगा, क्या मैंने अनजाने में मिसेस स्वॉन को नाराज कर दिया, जो वो मुझे ऐसे फंसा रही हैं? मिसेस स्वॉन, क्या मैंने कभी आपका कोई अपमान किया है? रेचल अभी तक पूरे हालात को समझ भी नहीं पा रही थी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसका दिमाग सुन्न हो गया। पीट ने बिना रुके कहा, अगर ऐसा है तो आपने मुझे इस मुसीबत में क्यों डाला? आपको पता है, अगर मिस कैथरीन मुझसे नाराज हो गईं, तो मेरा करियर यहीं खत्म हो जाएगा। वो इसे सहज लहजे में कह रहा था, लेकिन सबको पता था अगर उसने कैथरीन को नाराज किया तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इससे पहले कि पीट और कुछ कहता, कैथरीन ने अपना फोन टैप किया और स्क्रीन बंद कर दी। स्क्रीन के अंधेरा होते ही रेचल जैसे नींद से जागी। उसने कैथरीन की ओर देखा, आंखों में उलझन, हैरानी और डर सब झलक रहा था। तुम हो कौन? उसने हकबकाते हुए पूछा। कॉबन तक हैरान था। पीट झूठ नहीं बोल रहा था, ये साफ था। अगर वो सच कह रहा था तो कैथरीन सचमुच दुनिया के 5 सबसे बड़े समूहों में से एक की शेयरहोल्डर थी। तो फिर उसकी असली पहचान क्या थी? कैथरीन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। संदेह करने की जरूरत नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, मैं ही कैथरीन हूँ। उसे मालूम था कि रेचल और कॉबन सोच रहे थे कि शायद कोई इम्पोस्टर उनके परिवार की संपत्ति हथियाने आई है। लेकिन अब उसने सब सच्चाई खुद बताने का फैसला कर लिया। असल में उसने कभी कुछ छिपाया ही नहीं था, बस इन लोगों में सच्चाई समझने की क्षमता नहीं थी। हर साल विसेंटे 1 महीने के लिए वेस्ट एंड जाता था। सबको लगता था कि वो आराम करने या दादी लौरा को याद करने जाता है, लेकिन सच ये है कि वो मुझसे मिलने आता था। स्वॉन्स का पुश्तैनी घर वेस्ट एंड में था और वहाँ विसेंटे ने एक सुंदर विला बनवाया था। लौरा के निधन के बाद वो हर साल वहाँ 1 महीना बिताने लगा और किसी को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देता था। सब सोचते थे कि वो पत्नी को याद करने जाता है, लेकिन असल में वो वहाँ मुझसे मिलने आता था। जब परिवार ने मुझे गांव भेजने का फैसला किया तो विसेंटे ने भी सहमति दी, लेकिन इसलिए नहीं कि वो मुझे अपशकुनी समझता था, बल्कि इसलिए कि उसने रेचल के ऑड्री के प्रति व्यवहार में कैथरीन का भविष्य देख लिया था। अगर मैं उनके साथ रहती तो मेरा बचपन नरक बन जाता। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मुझे गांव भेजा जाए, ताकि कम से कम मैं सुकून की जिंदगी जी सकूं। पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि किस्मत कुछ और ही चाहती है। गांव भेजे जाने के बाद मेरे लिए एक केयरटेकर रखा गया और मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया गया। वहीं मेरी प्रतिभा सामने आई। स्कूल से रिपोर्ट विसेंटे तक पहुंची। उन्होंने मेरा IQ टेस्ट करवाया। परिणाम देखकर सब दंग रह गए। मेरा IQ लगभग 200 के बराबर था। मैं एक दुर्लभ जीनियस थी। दादाजी ने तुरंत मुझे एक विशेष स्कूल में दाखिल करवाया। जब मैं 7 साल की थी, मेरे प्रोफेसर ने मुझे सैट दिलवाया। उस साल पूरे देश ने एक चमत्कार देखा। सैट में पहली बार किसी ने परफेक्ट्स को हासिल किया। हर यूनिवर्सिटी उस बच्चे को ढूंढ रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं जान सका। वो बच्ची मैं थी, कैथरीन। उसके बाद से मेरे जीवन के सारे निर्णय मैंने खुद लिए। यहाँ तक कि विसेंटे भी मुझे रोक नहीं पाए। मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद कॉबन और रेचल दोनों अवाक रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विसेंटे ने इतना बड़ा राज सालों तक छिपाए रखा। कॉबन के दिल में पिता के प्रति गुस्सा भर गया। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी बेटी इतनी प्रतिभाशाली है,
तो आज हालात ऐसे न होते, उसने सोचा। लेकिन विसेंटे ने ये राज छिपाया, क्योंकि वो जानता था कि अगर कॉबिन को कैथरीन की असली काबिलियत पता चल गई तो वो उसे भी अपने फायदे का औजार बना देगा। कैथरीन अब और नहीं बोलना चाहती थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। उसने हाथ उठाकर रेचल और कॉबिन की ओर इशारा किया। दोनों उलझन में पड़ गए, समझ ही नहीं पाए कि कैथरीन का मतलब क्या है। तभी अचानक लिविंग रूम में काले यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग दाखिल हुए। सबके चेहरे कठोर और सख्त थे। कॉबिन ने हैरानी से कहा, तुम लोग कौन हो? स्वॉन्स में घुसने की हिम्मत कैसे की? मुख्य बटलर पूरे सम्मान के साथ कॉबिन के पास आया और बोला, नमस्ते मिस्टर स्वॉन, हम मिस कैथरीन द्वारा नियुक्त एक प्रोफेशनल एस्टेट मैनेजमेंट टीम है। आज से हम स्वॉन्स की सारी जिम्मेदारियां संभालेंगे। कृपया आप और मिसेस रेचल जल्द से जल्द इस घर को खाली करें। उस पल कॉबिन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने हैरानी से उनकी ओर देखा। क्या तुम सच में कह रहे हो? मुझे स्वॉन्स से बाहर जाने को कह रहे हो? मैं कॉबिन स्वॉन हूँ और ये स्वॉन्स का घर है। गुस्से से भरे कॉबिन ने बटलर पर चिल्लाते हुए कहा, बेहतर होगा तुम लोग तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं नौकरों से कहकर पुलिस बुला लूंगा। उसने पास खड़े नौकरों को इशारा किया कि वे इन बटलरों को बाहर निकाल दें। लेकिन कैथरीन की ओर से आए बटलर किसी आम नौकर जैसे नहीं थे, वे प्रशिक्षित और आत्मविश्वासी थे। मुख्य बटलर ने दस्तावेज निकालकर कॉबिन के सामने रख दिए। मिस्टर स्वॉन, ये स्वामित्व का प्रमाण है। इस घर की वास्तविक मालिक मेरी मालकिन मिस कैथरीन है। आप चाहें तो पुलिस को बुला सकते हैं, लेकिन कृपया तुरंत घर खाली करें, अन्यथा हमें भी मामला दर्ज करवाना पड़ेगा और मेरा मानना है कि आप इसे सार्वजनिक विवाद नहीं बनाना चाहेंगे, है ना? कॉबिन इस बात पर बिल्कुल चुप हो गया। उसका चेहरा लाल पड़ गया और वह सोफे पर गिर पड़ा। रेचल तुरंत आगे बढ़ी और अपने पति को संभालते हुए कैथरीन पर गुस्से से बरस पड़ी। तुम एहसान फरामोश लड़की, ये स्वॉन्स का घर है। हम तुम्हारे सगे माता पिता हैं और तुम हमें ऐसे निकाल रही हो। क्या तुम्हें अपने दादा की आत्मा का डर नहीं? कैथरीन, जो आराम से सोफे पर बैठकर स्नैक खा रही थी, ये सुनकर ठिठक गई। उसने सिर घुमाकर ठंडे भाव से रेचल की ओर देखा। तुम्हें मेरे दादा का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? कैथरीन की ठंडी आवाज और उसकी तीखी निगाहों ने रेचल को बेचैन कर दिया। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और बोली, क्यों नहीं लून? क्या तुम्हारे दादा की आत्मा चैन पाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि तुम उनकी छोड़ी हुई संपत्ति का इस्तेमाल अपने ही माता पिता को सताने में कर रही हो? कैथरीन के होंठों पर एक ठंडी हंसी आ गई। और तुम? उसने तीखे स्वर में पूछा। तुमने पीठ के साथ मिलकर खुद ही स्वॉन्स को गिरवी रख दिया। अब बताओ, न्याय किसके साथ हुआ? रेचल के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसे एहसास हुआ कि कैथरीन सब जानती है। वह अपने पति के पास जाकर बैठ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कैथरीन को ये बातें पता होंगी। दरअसल साल के दूसरे भाग में क्रिस्टी की शीर्ष 5 कंपनियों के बीच चल रहा सबसे बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट स्वॉन्स से जुड़ा हुआ था। रेचल ने उस प्रोजेक्ट में जगह पाने के लिए स्वॉन्स के हिस्से का नुकसान किया था। अगर रेचल ने वो गलती न की होती तो कैथरीन को ये कठोर कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। कैथरीन ने वह सब कर लिया था जो उसे करना था। अब वो इस जोड़े से और बात नहीं करना चाहती थी। उसने शांत भाव से कहा, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। कैथरीन ने इशारा किया और उसके बटलर आगे बढ़े। कॉबिन और रेचल हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि कैथरीन का मतलब क्या है। लेकिन तभी काले यूनिफॉर्म में कुछ प्रोफेशनल लोग ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। कॉबिन ने चौंक कर पूछा, तुम लोग कौन हो? स्वॉन्स में घुसने की हिम्मत कैसे की? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैथरीन उन सबको पीछे छोड़कर बाहर निकली। बाहर ताज़ी हवा में गहरी सांस लेते हुए उसने देखा, घर के सामने एक काली सेडान खड़ी थी। उसे अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, वो ब्रैंडन ही था। पैक्सटन, जो पहले से सतर्क था, तुरंत कार की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति को सूचित किया। मिस्टर डंकन, मिस स्वॉन बाहर आ रही हैं।
ब्रैंडन ने लैपटॉप बंद किया, कार से उतरा और कैथरीन के पास जाकर खुद दरवाज़ा खोला। उसने ध्यान रखा कि उसकी घायल बांह को कोई चोट न पहुंचे और सावधानी से उसे कार में बैठाया। कैथरीन की दाईं बांह पर हाल ही में टांके लगे थे, इसलिए उसे बहुत सावधानी रखनी थी। वो खिड़की के पास कुल्नी टिकाकर बैठी और आधी नींद भरी नज़रों से ब्रैंडन को देखा, जैसे पूछ रही हो, अब फिर लौट आए। ब्रैंडन ने बिना शब्दों के उसकी आंखों में जवाब दिया। उसकी गहरी, आकर्षक आवाज में हल्की सी बेबसी झलकी। 4 घंटे हो गए हैं। कैथरीन ने पहले समझा नहीं, फिर याद आया। डॉक्टर ने कहा था कि गहरी चोट होने के कारण हर 4 घंटे में एंटीबायोटिक लेना जरूरी है। कैथरीन ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ब्रैंडन ने नहीं भुलाया। वह दवा और गर्म पानी का कप कैथरीन के सामने रख चुका था। कैथरीन ने बिना बहस किए दवा निगल ली। फिर ब्रैंडन ने उसे एक चमकीले रैपर वाली कैंडी थमाई। इनाम है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कैंडी का रंग गुलाबी था और सुगंध मीठी। कैथरीन की आंखों में हल्की सी मुस्कान झलकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके लिए दवा के बाद मिठाई तक सोच सकता है। उसने कैंडी मुंह में डाली और धीरे से कहा, मीठी है। उसकी सधी हुई, ठंडी सूरत पर पहली बार कोमल मुस्कान आई। ब्रैंडन उसे देखता रह गया, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। कुछ पल बाद उसने उसकी कमर के चारों ओर हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। उनके होंठ मिले और उस पल में कोई विरोध नहीं था, सिर्फ सुकून। जब चुंबन खत्म हुआ, ब्रैंडन ने धीरे से पीछे हटकर अपनी जीभ से होंठों को छुआ और मुस्कुराया। सच में, बहुत मीठा, उसने धीमे स्वर में कहा। और ये कहना मुश्किल था कि वो बात कैंडी के लिए थी या कैथरीन के लिए। पैक्सटन कुछ देर बाद सावधानी से बोला, मिस्टर डंकन, मिस स्वॉन का हाथ घायल है। परसों उनका बहुत बड़ा परीक्षा है। क्या हमें उनके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए? ब्रैंडन की भौहें तन गईं। उसने कैथरीन की बांह को देखा और बोला, क्यों न तुम परीक्षा ही मत दो। डंकन परिवार के लिए कैथरीन को किसी भी शीर्ष संस्थान में प्रवेश दिलाना आसान था। यहाँ तक कि अगर वह चाहे तो ब्रैंडन खुद उसके लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित कर सकता था। लेकिन कैथरीन ने हल्की, ठंडी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, जैसा होगा देख लेंगे। उसकी लापरवाह प्रतिक्रिया सुनकर ब्रैंडन ने और कुछ नहीं कहा। वो बस सोचने लगा कौन सा विश्वविद्यालय कैथरीन के लिए सबसे बेहतर होगा। बाकी सब मायने नहीं रखता था, सिर्फ कैथरीन। जब रेचल ने उस छोटे, तंग अपार्टमेंट के चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे कैथरीन ने स्वॉन से निकाल बाहर किया था। पहले तो रेचल अपनी मां के घर लौटना चाहती थी, लेकिन कॉबर्न ने सख्ती से मना कर दिया। आखिरकार मजबूर होकर दोनों को इस छोटे से शहर के अपार्टमेंट में रहना पड़ा। यह अपार्टमेंट मुश्किल से 1000 वर्ग फीट का था। इसे पहले लियाना के लिए खरीदा गया था ताकि वह पास के कोचिंग क्लास के बीच थोड़ी देर आराम कर सके। ये लियाना के नाम पर रजिस्टर्ड था और रेचल ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें यहाँ रहना पड़ेगा। जितना वो सोचती गई, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। इस घर का लिविंग रूम उसके पुराने वॉक इन क्लोजेट के आधे जितना भी नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक समय की हाई सोसाइटी महिला आज इस हाल में पहुंच गई है। गुस्से से भरी रेचल ने फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। उसी समय ऑड्री उत्तर पश्चिम में शूटिंग कर रही थी। ऑड्री व्यस्त थी, इसलिए उसने अपना फोन किम को संभालने के लिए दे रखा था। जैसे ही फोन वाइब्रेट हुआ, किम ने उसे उठाया और स्क्रीन पर कॉलर का नाम देखकर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वह मन ही मन बोला, वाह, इसे तो शर्म भी नहीं है, अब कॉल करने की हिम्मत रखती है। शुरुआत में किम कॉल उठाना नहीं चाहता था, लेकिन फोन लगातार बजता रहा। आखिर उसने आंखें घुमाईं और कॉल रिसीव कर ली। जैसे ही कॉल जुड़ी, रेचल की गुस्से भरी आवाज आई, तू बदतमीज लड़की, इतना टाइम लग गया उठाने में। इतना घमंड कब से आ गया तुझमें? ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों रूपों में कई अभिनेत्रियों के 2 चेहरे देख चुके किम को रेचल की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए झटका लगा। उसने इतना बड़ा फर्क पहले कभी नहीं देखा था।
मिसेस स्वॉन, मैं किम बोल रहा हूँ। ऑड्री अभी शूटिंग में बिजी है। रेचल ने आवाज पहचानी, यह ऑड्री का एजेंट था, जिससे वह पहले भी कुछ बार मिल चुकी थी। उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन रॉब अभी भी बरकरार था। उसे कहो शूटिंग बंद करे और फोन उठाए। रेचल के अहंकारी लहजे ने किम को इतना चिढ़ाया कि उसने सोचा, काश वह फोन के उस पार से जूता फेंक सकता। फिर भी उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मिसेस स्वॉन, अगर आपको कुछ कहना है तो मुझे बता दीजिए। ऑड्री फ्री होगी तो मैं उसे संदेश पहुंचा दूंगा। रेचल ने ऐसे हंसी जैसे उसे मजाक सुनाया गया हो। तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? तुमसे बात करना ही तुम्हारे लिए बहुत है। तुम लायक भी हो मेरे संदेश पहुंचाने के। किम ने सोचा, ऑड्री जैसी लड़की का ऐसी मां से बच जाना ही उसका सौभाग्य है। उसने ठंडे स्वर में कहा, मिसेस स्वॉन, अगर आपको और कुछ नहीं कहना तो मैं कॉल काट देता हूँ। हिम्मत कैसे हुई? रेचल गरजी। उसे गुस्सा था कि एक मामूली एजेंट उससे इस तरह बात कर रहा है। किम ने व्यंग्य से उसी के लहजे में जवाब दिया, क्यों नहीं होगी हिम्मत? आप अभी भी खुद को वो पुरानी मिसेस स्वॉन समझती हैं क्या? ऑड्री से तो आपने रिश्ते तोड़ लिए थे, फिर अब क्यों फोन कर रही हैं? किम को कल ही पता चला था कि ऑड्री ने स्वॉन्स से संबंध तोड़ लिए हैं। उसे ये भी मालूम था कि स्वॉन्स ने ऑड्री को किडनैप करवाकर कैथरीन को धमकाने की कोशिश की थी। अगर वो ऑड्री की जगह होता तो उसने भी यही किया होता, शायद उससे भी ज्यादा कठोर। रेचल हैरान रह गई कि ऑड्री ने ये सब बातें किसी और को बता दी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाए, रिश्ता तोड़ लिया? वो सालों तक स्वॉन्स की ऐशो आराम की जिंदगी जीती रही और अब हमें छोड़ रही है। ऑड्री जैसी नाफरमान लड़की को शर्म नहीं आती। मैं चाहूँ तो मीडिया में उसका नाम खराब कर सकती हूँ। देखते हैं फिर यह कृतघ्न लड़की इंडस्ट्री में कैसे टिकती है। मनोरंजन जगत में ऐसे विवादास्पद स्कैंडल से हर कोई डरता था। रेचल जानती थी कि अगर उसने ये बात उछाली तो ऑड्री पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन किम अब पूरी तरह भड़क चुका था। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, बहुत अच्छा मिसेस स्वॉन, मैं भले ही आपकी तरह किसी बड़ी फैमिली से नहीं हूँ, लेकिन मीडिया में मेरे भी कई जानकार हैं। अगर आप चाहें तो मैं खुद कुछ पत्रकारों को बुला देता हूँ, ताकि सबको आपकी सच्चाई दिखा सकें। फिर उसने गंभीर होकर कहा, और एक बात साफ कर दूं, ऑड्री अमीर माहौल में पली बड़ी, पर उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। वो स्वॉन्स की संतान है और मिसेस स्वॉन, आप खुद भी स्वॉन्स के बिना कुछ नहीं हैं। स्वॉन्स की दौलत विसेंटे के पूर्वजों ने खड़ी की थी और विसेंटे ने उसे और भी बढ़ाया। इस संपत्ति का कॉबन और रेचल से कोई लेना देना नहीं था। ऑड्री तो विसेंटे के साथ पली बड़ी थी, इन दोनों ने तो कभी उसकी परवरिश की ही नहीं थी। अंत में किम ने रेचल को चेतावनी दी, मिसेस स्वॉन, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो कृपया ये जरूर बताएं कि आपने और मिस्टर स्वॉन ने ऑड्री से रिश्ते तोड़ दिए हैं, क्योंकि हम भी रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहे हैं। कल की किडनैपिंग का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। किम को इस बात का डर नहीं था कि रेचल कुछ उजागर करेगी। उसे मालूम था कि अंत में बदनाम वही होगी, रेचल और उसका पति। ऑड्री का करियर अब अपने चरम पर था। वो एक बड़े बजट की फिल्म में लीड रोल पा चुकी थी। किम जानता था कि फिल्म रिलीज होते ही ऑड्री नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। वह पहले सोचता था कि इतनी समझदार, सुशील लड़की इतनी मुश्किल इंडस्ट्री में क्यों मेहनत कर रही है। वो घर पर रहकर अरबों की संपत्ति संभाल सकती थी, लेकिन अब किम समझ चुका था, ऐसे माता पिता के साथ कोई भी लड़की खुश नहीं रह सकती, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों न हो। रेचल अविश्वास में रह गई। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? किम ने शांत स्वर में कहा। बिल्कुल नहीं मिसेस स्वॉन, बस यही चाहता हूँ कि आप जो कुछ बचा है उसकी कद्र करें। अगर और कुछ नहीं तो मैं कॉल रखता हूँ। इतना कहकर किम ने बिना झिझक कॉल काट दी। उसे लगा आज उसने जो किया वह बेहद संतोषजनक था। वो मुस्कुराया और मन ही मन बोला, आखिर वो है कौन? कुछ भी नहीं। फोन की बीप सुनते ही रेचल का गुस्सा फट पड़ा।
उसने झल्लाकर फोन दीवार पर दे मारा। ये सब निकम्मे, एहसान फरामोश सब के सब। वह तो चाहती थी कि ऑड्री किसी मुसीबत में फंसे, लेकिन न केवल ऑड्री ने कॉल नहीं उठाया, बल्कि उसके एजेंट ने उल्टा उसे धमका दिया। वो मन ही मन बुदबुदाई, इन लड़कियों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। दरवाजे के बाहर खड़ी लियाना ने पूरा वार्तालाप सुन लिया था। उसकी मुट्ठी कस गई। वह सोचने लगी, कैथरीन जैसी अपशकुनी ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे तो बस अपने एग्जाम पर ध्यान देना था, पर अब तो हालात ही कुछ और बन गए हैं। कल एग्जाम खत्म होते ही मैं उससे निपटूंगी। अपना गुस्सा दबाते हुए लियाना बिना कुछ बोले ठंडे चेहरे के साथ वहां से चली गई। परीक्षा की तैयारी के आखिरी दिन सभी छात्रों को कक्षा में वापस बुलाया गया। क्लास टीचर को परीक्षा के नियम समझाने थे, सबके एडमिशन टिकट चेक करने थे और आखिरी पल की तैयारियां पूरी करनी थीं। जैसे ही कैथरीन कक्षा में दाखिल हुई, रोनन ने सबसे पहले उसकी तरफ देखा और चौंक कर बोला, कैथरीन, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कैथरीन ने अपने बंधे हुए हाथ की ओर नजर डाली और हल्का सा भौहें चढ़ा लीं। रोनन की तेज आवाज सुनकर सबकी नजरें कैथरीन पर टिक गईं। रोनन तुरंत उसके पास पहुंचा, चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो बोला, कैथरीन, बताओ किसने तुम्हें चोट पहुंचाई? मैं उसे सबक सिखा दूंगा। वो सच में बहुत गुस्से में था, जैसे किसी से भिड़ने को तैयार हो। कैथरीन ने उसे ठंडे नज़र से देखा और शांत आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम उस व्यक्ति को संभाल पाओगे जिसने मुझे चोट पहुंचाई? सिर्फ इतना सुनकर रोनन एक पल के लिए चुप हो गया। वो जानता था कैथरीन सही कह रही है, जो भी उसे चोट पहुंचा सकता है, वो कोई मामूली इंसान नहीं होगा। आखिर कैथरीन खुद इतनी ताकतवर थी। थोड़ी देर सोचने के बाद रोनन बोला, कैथरीन, अगर मैं बदला नहीं ले सकता तो कम से कम थोड़ा हिसाब बराबर कर दूं। कैथरीन ने शांत स्वर में कहा, ये बस एक हादसा था। इतना कहकर उसने रोनन को हल्के से एक कुर्सी पर बैठा दिया। उसका इशारा साफ था, वो चाहती थी कि रोनन इसमें दखल न दे। रोनन ने सिर हिलाया और बोला, अच्छा, हादसा था। मैंने तो पहले ही कहा था। ब्रायन ने कैथरीन के चोटिल हाथ को देखा और चिंता भरे स्वर में पूछा, कैथरीन, तुम्हारा दाहिना हाथ घायल है, कल परीक्षा कैसे दोगी? कैथरीन ने बेपरवाही से कहा, मैं संभाल लूंगी। कैथरीन के रवैये को देखकर ब्रायन ने आगे कुछ नहीं पूछा। वहीं पास बैठी लियाना ने ये सब देखा और उसके होठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। वो पहले सोच रही थी कि कैथरीन कुछ बड़ा कदम उठाएगी, पर अब उसे यकीन हो गया था कि कैथरीन वाकई मनहूस है और उसकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया है। परीक्षा से एक दिन पहले ही दाहिने हाथ में चोट, अब वो लिख भी नहीं पाएगी। लियाना ने मन ही मन सोचा, अब कैथरीन कैसे परीक्षा देगी? वो तो पक्की हारने वाली है। फोन कॉल की याद आते ही लियाना को हल्की झुंझलाहट हुई। वो तो कैथरीन को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके घायल हाथ को देखकर उसे भीतर ही भीतर सुकून मिला। लियाना ने कहा, कैथरीन, परीक्षा से एक दिन पहले तुम्हारे साथ ऐसा हादसा कैसे हो गया? कई लोग परीक्षा से पहले डर जाते हैं और बहाने ढूंढते हैं ताकि देने न पड़े। कहीं तुम भी उन्हीं में से तो नहीं? उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी और उसकी आंखों में व्यंग्य झलक रहा था। उसकी बातों का मतलब सबको समझ आ गया। वो यह जताना चाहती थी कि कैथरीन ने जानबूझकर हाथ घायल किया है। कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी चिंता मत करो लियाना, अपनी आने वाली जिंदगी की चिंता करो। कैथरीन की बात सुनकर लियाना का चेहरा फीका पड़ गया। वो कोई जवाब नहीं दे पाई। अब जब कॉबिन और रेचल को स्वॉन्स से निकाल दिया गया था, तो लियाना का वहां रहना भी नामुमकिन था। बिना रुतबे और ताकत के जो लड़की कभी कासिया की सबसे चर्चित सोशलाइट थी, वो अब मुश्किल भरे दिनों का सामना करने वाली थी। रोनन ये सब देख रहा था। उसने लियाना की ओर ठंडी, तिरस्कार भरी नज़र से देखा और मन ही मन सोचा, उसे खुद की हालत का अंदाज़ा नहीं है, फिर भी कैथरीन का मजाक उड़ा रही है। वो सच में खुद को बहुत बड़ा समझती है।
इसी बीच क्लास टीचर अंदर आई और माहौल तुरंत शांत हो गया। उन्होंने बार बार परीक्षा की हिदायतें दोहराई ताकि कोई गड़बड़ी न हो। सबसे अंत में उन्होंने कैथरीन को बुलाया और कहा, कैथरीन, मेरे साथ ऑफिस चलो। ऑफिस में उन्होंने कैथरीन के हाथ की चोट देखी और चिंतित होकर बोली, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? दाहिना हाथ ही चोटिल कर लिया। कैथरीन ने शांत स्वर में कहा, कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर ने उसकी बात सुनी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कैथरीन हमेशा से टॉपर थी। क्लास में चाहे वो सोती रहे, पर परीक्षा में हमेशा सबसे आगे रहती थी। टीचर को उम्मीद थी कि इस बार वो क्लास का नाम रोशन करेगी, पर अब लगता था ये चोट उसके प्रदर्शन को प्रभावित करेगी। फिर भी उन्होंने डांटने के बजाय कहा, अब जो हुआ सो हुआ, ध्यान रखना और जितना हो सके उतना अच्छा करो। कैथरीन ने सिर हिलाया और ऑफिस से निकल गई। अगली सुबह परीक्षा का दिन आ गया। कई छात्र पूरी रात सो नहीं पाए, पर कैथरीन ने रात 8 बजे सोकर सुबह 6 बजे ऑड्री की आवाज़ में आंखें खोलीं। ऑड्री को पता था कि आज कैथरीन की परीक्षा है, इसलिए उसने शूटिंग से छुट्टी लेकर उसे तैयार करने का फैसला किया। वो कैथरीन को टेबल तक लाई और बोली, कैथी, जरा जाग जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। कैथरीन ने उनींदी आंखों से पूछा, सच में? ऑड्री नाश्ता खुद बनाना चाहती थी, पर फिर अपनी कुकिंग स्किल याद आई और उसने मन बदल लिया। वो नहीं चाहती थी कि कैथरीन को परीक्षा के दिन पेट दर्द हो जाए। वो बोली, रुको, मैं बाहर से कुछ लेकर आती हूँ। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कुछ लोग पहले से खड़े थे। ऑड्री चौंक गई और पूछा, आप लोग कौन हैं? तभी पैक्सटन आगे आया और बोला, मिस स्वॉन, मिस्टर डंकन ने हमें भेजा है। हम आपके और मिस कैथरीन के लिए नाश्ता तैयार करने आए हैं। ऑड्री ने उनके कपड़ों पर नज़र डाली। सबके शेफ कैप पर 5 सितारा होटल का लोगो था। स्पष्ट था कि ये पेशेवर शेफ थे जिन्हें ब्रैंडन ने भेजा था। ऑड्री ने बिना झिझक उनकी मदद स्वीकार की। वो जानती थी कि कैथरीन जैसी लड़की को हासिल करना आसान नहीं, और ब्रैंडन जैसा आदमी भी उसे पाने के लिए मेहनत कर रहा था। कैथरीन कासिया में परीक्षा कक्ष की ओर जा रही थी। आगे भीड़ देख उसने थोड़े असहज स्वर में कहा, मुझे आगे ही छोड़ दो। कोई विकल्प नहीं था। जगह परीक्षार्थियों के माता पिता से भरी हुई थी। कई परिवार इस आयोजन के लिए तैयार थे। पहले जितनी चौड़ी सड़क थी, अब वह असहनीय भीड़ भाड़ से घिरी हुई थी। कैथरीन के शब्द सुनकर ड्राइवर पसीने पसीने हो गया, पर उसने कोई निर्णय लेने की हिम्मत नहीं की। भीड़ और जाम देखकर ब्रैंडन ने बस कार का दरवाज़ा खोल दिया। सूरज तेज था, इसलिए उसने कार के पास छतरी उठाई और अपने आप को तेज धूप से बचाया। पैक्सटन पास आया और छतरी लेने का इरादा किया, पर ब्रैंडन ने उसका हाथ टाल दिया। ब्रैंडन कैथरीन के पास गया, दरवाज़ा खोला और उसे बाहर निकाला। जैसे ही वे बाहर निकले, बड़ी छतरी कैथरीन पर छाया डाल रही थी और उसे सूरज से पूरी तरह बचा रही थी। चलो, ब्रैंडन ने कहा। उसने कैथरीन का हाथ पकड़ा और उसे परीक्षा कक्ष की ओर ले गया। पार्किंग से परीक्षा कक्ष की दूरी ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 100 गज। परीक्षा कक्ष के प्रवेश द्वार पर लोग खड़े थे। ब्रैंडन, जो आमतौर पर भीड़ से बचता था, इस बार बिना किसी असंतोष के कैथरीन के पीछे खड़ा रहा और अपनी ऊंची कद वाली छवि से धूप को रोका। स्कूल के गेट पर टीवी रिपोर्टर भी मौजूद थे। ब्रैंडन के साथ कैथरीन की मौजूदगी ने तुरंत कई लोगों का ध्यान खींचा। रिपोर्टरों ने इस आकर्षक जोड़े को तुरंत नोटिस किया। एक रिपोर्टर चौंक कर बोली, वाह, ये लड़का कितना हैंडसम है। ये तो किसी छात्र जैसा नहीं लगता जो परीक्षा देने आया हो। और लड़की कितनी खूबसूरत है, जैसे राजकुमारी। क्या ये उसका भाई है, उसे छोड़ने आया है? अनुभवी कैमरामैन ने पीठ पीछे आंखें घुमाई और नए इंटर्न की लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन पर हंसी उड़ाई। क्या तुमने उनके हाथ नहीं देखे? हाथ पकड़कर भाई बहन कैसे हो सकते हैं? रिपोर्टर ने ध्यान से देखा और माना कि कैमरामैन सही कह रहा था। उनके जुड़े हुए हाथ उन्हें एक प्यार भरे जोड़े जैसा दिखा रहे थे।
रिपोर्टर उनकी खूबसूरती से मोहित हो गई। प्रवेश समय से कुछ मिनट पहले उसने इंटरव्यू लेने की तैयारी की। जैसे ही वह करीब गई, कैमरामैन ने उसे तुरंत रोका। हैरान रिपोर्टर ने पूछा, सर, हम उनसे इंटरव्यू क्यों नहीं कर रहे? उनकी छतरी के लोगों को गौर से देखो। हर किसी से इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता, कैमरामैन ने समझाया। ब्रैंडन का प्रभावशाली और ऑथोरिटेटिव व्यक्तित्व था। उसकी ऑरा देखकर कैमरामैन समझ गया कि ब्रैंडन साधारण नहीं है। साथ ही वो छतरी जिस पर प्रोमिनेंट लोगो था, धन और स्टेटस का प्रतीक था। रिपोर्टर ने देखा कि ब्रैंडन की छतरी कितनी हाई एंड थी। इसकी कीमत कम से कम एक मिड रेंज से हाई एंड कार के बराबर हो सकती थी। इसलिए उसने इंटरव्यू की योजना तुरंत छोड़ दी और कैमरामैन का धन्यवाद किया। ब्रैंडन ने पास के कैमरा क्रू को देखा, पर उन्हें ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब तक वे कैथरीन की परीक्षा में बाधा नहीं डाल रहे थे, वह ठीक था। घंटी बजी और परीक्षा कक्ष का दरवाजा खुला। कैथरीन ने जल्दी नहीं किया। उसने अधिकांश लोगों के प्रवेश के बाद ब्रैंडन को हल्की सी नज़र से संकेत दिया और फिर आत्मविश्वास से परीक्षा कक्ष की ओर बढ़ी। उसका चेहरा शांत और संयत था, कोई नर्वसनेस नहीं थी। पैक्सटन ये देखकर कह उठे, मिस कैथरीन का काम व्यवहार वाकई प्रशंसनीय है। इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा है और वह बिल्कुल भी नर्वस नहीं लग रही। ब्रैंडन ने कैथरीन को देखा जब वह दूर चली गई। वह धीरे धीरे उसकी दृष्टि से गायब हो गई। फिर उसने गंभीरता से कहा, वो मेरी जैसी है। पैक्सटन शुरू में कैथरीन की तारीफ कर माहौल हल्का करना चाहता था, पर उसने ब्रैंडन का ऐसा जवाब देखकर चौंक गया। कैथरीन ने अपना परीक्षा कक्ष ढूंढ लिया और संयोग से लियाना भी वहीं आई। इसी कक्ष में दोनों को बैठाया गया था। जैसे ही लियाना ने कैथरीन को देखा, उसने सबसे पहले उसके हाथ की ओर देखा। कैथरीन के दाहिने हाथ पर बैंडेज देखकर उसके चेहरे पर तुच्छ मुस्कान आ गई। स्पष्ट था कि कैथरीन गंभीर चोट से पीड़ित थी और यह महत्वपूर्ण परीक्षा पास करना मुश्किल था। लियाना ने ठंडे स्वर में सन्नाटा भरा हंसी में कहा और चली गई। कैथरीन को उसका कोई ध्यान नहीं था। अगर वह प्रदर्शन करना चाहती थी, तो कैथरीन ने उसे अकेला करने दिया। परीक्षा के आधे घंटे बाद एक छात्र ने अचानक हाथ उठाया और पेपर जमा करने के लिए कहा। वह छात्र कैथरीन थी। परीक्षा पर्यवेक्षक उसके पास आए और बार बार पूछा, क्या तुम वाकई अपना पेपर जमा करना चाहती हो? कैथरीन ने अपना पेपर पर्यवेक्षक को दिया। उसने अपना सामान उठाया और बिना कोई शब्द बोले चली गई। पर्यवेक्षक ने एम्बैरेस्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे जाते देखा और सिर हिलाया। कुछ छात्रों को समझाया नहीं जा सकता था और इस बार उसने कोशिश नहीं की। कैथरीन का इतना जल्दी पेपर जमा करना काफी हंगामा पैदा कर गया। लियाना ने भी इसे नोटिस किया और उसके आंखों में मजाक का भाव और बढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा, कैथरीन का हाथ घायल है, बस बैठे रहने का क्या फायदा, वह तो पेपर जमा कर ही दे। इस बार लियाना को पूरा भरोसा था कि वह आखिरकार कैथरीन को पीछे छोड़ देगी। 2 दिनों की परीक्षा पलक झपकते ही खत्म हो गई और मुख्य परीक्षा समाप्त हो गई। कैथरीन को इनाम देने के लिए ब्रैंडन ने विशेष रूप से उसके लिए कुछ दिन आराम करने की योजना बनाई। उसके पास सारे दस्तावेज तैयार थे, पर कैथरीन ने तुरंत मना कर दिया। उसका कारण सिर्फ एक शब्द में था, थक गई। कैथरीन कुछ नहीं करना चाहती थी, बस घर पर लेटना और गेम खेलना चाहती थी। इसी हालत में देख ब्रैंडन ने उसे छोड़ दिया। उसने यात्रा योजना और सामग्री रख दी और कैथरीन को आराम करने दिया। ब्रैंडन ने घर से ही जितना काम हो सकता था पूरा कर लिया ताकि वह कैथरीन के साथ अधिक समय बिता सके। दोपहर में ब्रैंडन को कंपनी में मीटिंग अटेंड करनी थी। कैथरीन बोर हो रही थी और अपने फ़ोन पर गेम खेल रही थी। जैसे ही एक गेम खत्म हुआ, वदौल का कॉल आया। कैथरीन ने कैजुअली कॉल रिसीव किया, स्पीकर फ़ोन पर रखा और फ़ोन किनारे फेंक दिया। वो इतनी सुस्त थी कि फ़ोन उठाना भी नहीं चाहती थी। कैथरीन, सुना है तुमने अभी अपनी परीक्षा खत्म की और अब फ्री समय है। वदौल की आवाज़ उत्साह से भरी थी। कैथरीन को अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी।
उसे पता था, ये रोनन ने बताया। रोनन शायद मेगाफोन लेकर सबको बता रहा था। कैथरीन ने सुस्त और मोहक आवाज में जवाब दिया, बोलो। हालांकि कैथरीन का मूड अच्छा लग रहा था, विदोल ने उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं की और सीधे मुद्दे पर आया। कैथरीन, रविनलॉथ के राजा ने हमें पत्र भेजा है और तुमसे मिलने के लिए बुलाया है। ये सुनने के बाद कैथरीन के मन में ख्याल आया, राविनलॉथ। राविनलॉथ एक छोटा सा देश था जो पूर्वी सागर के किनारे बसा था। भले ही उसका आकार और जनसंख्या दोनों ही छोटे थे, लेकिन ये जगह बेहद अमीर थी। अपनी विशाल खनिज संपत्तियों की वजह से हर साल केवल उन संसाधनों से ही इतनी आय होती थी कि वहां के लोग आराम से समृद्ध जीवन जी सकते थे। लेकिन कैथरीन को इस खबर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार उसकी मांग पूरी दुनिया में थी। अगर वह हर किसी से मिलती जो उसे देखना चाहता था, तो उसका जीना मुश्किल हो जाता। अगर विदोल का फोन नहीं आया होता, तो कैथरीन इस पर ध्यान भी नहीं देती। उसने बेपरवाही से पूछा, मामला क्या है? विदोल ने कहा, उन्होंने कुछ खास नहीं बताया, और मुस्कुराया। वो काफी संतुष्ट लग रहा था जब उसने कहा, लेकिन हमारी खुफिया टीम बेहतरीन है। मैंने थोड़ी जानकारी निकाल ली है। लगता है राविनलॉथ के शाही परिवार को कोई रहस्यमय बीमारी हो गई है। 100 से ज्यादा सदस्य बीमार पड़ चुके हैं। वे तुम्हारी मदद चाहते हैं। ये सुनकर कैथरीन ने आंखें घुमाईं। अगर वे बीमार हैं तो डॉक्टर को दिखाएं। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे पास क्यों आए हैं? शुरू में विदोल को भी ऐसा ही लगा, लेकिन जब उसने गहराई से जांच की, तो उसे असली वजह समझ में आई। कैथरीन, यह कोई आम बीमारी नहीं है। राविनलॉथ के राजा को शक है कि यह कोई विशेष वायरस है, और उन्हें बायोरिसर्च के विशेषज्ञ की जरूरत है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली और कम व्यावसायिक सोच वाली बायोरिसर्च एक्सपर्ट कौन थी? वह कोई और नहीं बल्कि कैथरीन थी। फिर भी कैथरीन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर वह फोन काटने ही वाली थी कि विदोल ने जल्दी से उसे रोका। कैथरीन, राविनलॉथ का राजा इनाम में एक सोने की खान देने को तैयार है। कैथरीन फोन काटने से पहले रुक गई और बोली, उसमें कितना सोना है? विदोल उत्साहित होकर बोला, उस खान में इतना सोना है कि दुनिया की टॉप 10 खानों में उसका नाम आएगा। इस बार राविनलॉथ के राजा ने वाकई सब कुछ दांव पर लगा दिया था। 3 दिन में ही 100 से ज्यादा शाही सदस्य बीमार पड़ चुके थे। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो पूरा शाही परिवार खत्म हो जाएगा और वह सारी सोने की खानें उनके किसी काम की नहीं रहेंगी। कैथरीन को रॉज का फोन याद आया था, जिसमें उसने बताया था कि उसके लैब की फंडिंग थोड़ी तंग है। वो हल्की सी आह भरते हुए बोली, लोगों को पालना सच में महंगा पड़ता है, और उसके पास ऐसे कई लोग थे जिनकी वह जिम्मेदार थी। मैं तय करके तुम्हें समय बता दूंगी, उसने कहा। कैथरीन के मना करने से पहले ही विदोल ने जल्दी से हामी भर दी, ठीक है। इस बार कैथरीन कुछ और कह पाती, उससे पहले ही विदोल ने फोन काट दिया। कॉल खत्म होने के बाद कैथरीन ने अपना फोन एक तरफ फेंक दिया। वह वैसे ही सोफे पर लेटी रही और आंखें तक नहीं हिलाईं। आधे घंटे बाद ब्रैंडन अपार्टमेंट में लौट आया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर की गर्म पीली रोशनी ने उसके मूड को नर्म कर दिया। उसे एहसास हुआ कि कैथरीन ने अपनी जगह नहीं छोड़ी थी। वह 3 दिनों से वहीं थी, और उसे जरा भी बोरियत नहीं हुई थी। ब्रैंडन ने अपनी जैकेट उतारी और अपनी लंबी उंगलियों से वह टेढ़ी मेढ़ी टाई खोली जो उसने पूरे दिन पहनी हुई थी। वह टाई कैथरीन ने सुबह जाते समय खुद उसके लिए बांधी थी। ब्रैंडन सोच रहा था कि उसे अचानक ऐसा क्यों करने का मन हुआ। स्पष्ट था कि यह उसका पहला प्रयास था। उसके हाथ बहुत कुशल नहीं थे, इसलिए थोड़ी देर बाद टाई अजीब लगने लगी थी। फिर भी ब्रैंडन ने कुछ नहीं कहा। उसने वही टाई पहनकर मीटिंग में हिस्सा लिया। आज कंपनी की छमाही बैठक थी। लोकल मैनेजमेंट के साथ साथ विदेशों की शाखाओं के लोग भी शामिल थे। सबने देखा कि ब्रैंडन चेयरमैन की सीट पर बैठा था, शांत भाव से मीटिंग सुन रहा था, और उसने एक अजीब सी दिखने वाली टाई पहनी हुई थी।
कंपनी में अफवाह थी कि ब्रैंडन की सगाई हो चुकी है और उसकी मंगेतर बेहद खूबसूरत है। अब सबको पता चल गया था कि उसकी मंगेतर को टाई बांधना ठीक से नहीं आता। ब्रैंडन कुछ देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन कैथरीन वैसे ही लेटी रही। उसे हिलने की कोई इच्छा नहीं थी। आखिर ब्रैंडन खुद उसके पास गया, धीरे से उसका सिर उठाया और उसे अपनी गोद में टिकाया। भूख लगी है, उसकी आवाज बेहद नर्म थी। कैथरीन ने आलस्य से कहा और ब्रैंडन का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ब्रैंडन उसे दिन रात खिलाता रहता था। वह खुद को एक आलसी बिल्ली की तरह महसूस करती थी जिसे सिर्फ खाना और सोना आता है। वह बोली, 2 दिन बाद मुझे बाहर जाना है। कहाँ? ब्रैंडन को राहत मिली कि कैथरीन अब खुद अपनी योजनाएं बताने लगी थी और चुपचाप गायब नहीं होती थी। कैथरीन पहले बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह यात्रा कितनी लंबी होगी। पिछली बार की तरह ब्रैंडन को नाराज करने से बचने के लिए उसने ईमानदारी से कहा, राविनलॉथ। ये नाम सुनते ही ब्रैंडन ने भौहें सिकोड़ लीं। राविनलॉथ पैलेस। कैथरीन को उसके लहजे से समझ आ गया कि उसे पहले से खबर मिल चुकी है। इतनी बड़ी घटना होने पर राविनलॉथ ने दुनिया भर से विशेषज्ञों को बुलाया होगा। ब्रैंडन के पास ये जानकारी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ब्रैंडन रेड स्टार का प्रमुख था। अगर उसे यह खबर न मिलती तो कैथरीन को ही उस पर शक होता। यस, मैं वहां देखने जा रही हूँ, कैथरीन ने जवाब दिया। ब्रैंडन को ये जानकारी पिछली रात ही मिल चुकी थी। राविनलॉथ छोटा देश होते हुए भी दुनिया के कई शक्तिशाली देशों से आर्थिक रूप से जुड़ा था। अगर वहां के शाही परिवार को कोई समस्या हुई तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता था। वहां की स्थिति अभी रहस्यमयी थी, वहां जाना खतरे से खाली नहीं था। ये सब सोचकर ब्रैंडन ने फैसला लिया, मैं भी परसों तुम्हारे साथ चलूंगा। कैथरीन थोड़ी हैरान हुई, उसने आंखें खोलकर उसे देखा। तुम भी चलोगे? ब्रैंडन ने सिर हिलाया, हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वह कैथरीन को रोक नहीं सकता था, तो कम से कम उसके साथ रहना चाहता था ताकि वह चैन से रह सके। कैथरीन ने उसकी गंभीरता देखकर धीरे से कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। डंकन कॉर्पोरेशन की दुनिया भर में शाखाएं थीं। ब्रैंडन के पास हर दिन ढेर सारा काम होता था, लेकिन राविनलॉथ जाने का अचानक लिया गया निर्णय आसान नहीं था। उसे कंपनी के सारे काम पहले से सौंपने थे ताकि वह निश्चिंत होकर कैथरीन के साथ जा सके। व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उसने कैथरीन के लिए खाना भी बनाया और ये तक सुनिश्चित किया कि वह अपनी दवा ले ले। कैथरीन को दवा खाना पसंद नहीं था, लेकिन ब्रैंडन के सामने वह मना नहीं कर सकी। उसने सोचा, इतनी सी बात है, दवा खा लूं तो क्या फर्क पड़ता है। उसने एक सांस में दवा निगल ली और बोली, ले ली। फिर उसने खाली कप ब्रैंडन को दे दिया। ब्रैंडन ने कप लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। अच्छी लड़की बनो, मैं थोड़ा काम करके आता हूँ। कैथरीन ने उसे घूरा, जैसे कह रही हो मुझे बच्चा मत समझो। कैथरीन कई दिनों से बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसके पूरे शरीर में आलस छाया हुआ था। सुबह सुबह उसने देखा कि ब्रैंडन दरवाजे की ओर जा रहा है। उसे अंदाजा था कि वह शायद व्यायाम करने जा रहा होगा। कैथरीन की ठंडी आंखों में एक चमक सी उभरी और वह तुरंत बिस्तर से उठ बैठी। रुको, मैं भी चल रही हूँ। ब्रैंडन ठिठक गया और मुड़कर उसकी ओर देखा। तुम भी? कैथरीन ने बिना झिझक सिर हिलाया, फिर भौहें उठाकर बोली, क्या मैं नहीं जा सकती? ब्रैंडन को मना करने का तो कोई कारण नहीं था, बस वह हैरान था कि कैथरीन खुद से उसके साथ एक्सरसाइज करने जाना चाहती है। आखिर वह हमेशा से बेहद आलसी थी और हर वक्त लेटी रहती थी। पिछले कुछ दिनों में कैथरीन की सुस्त और ऊबी हुई शक्ल याद करके ब्रैंडन हल्का मुस्कुराया। क्या तुम्हें कपड़े बदलने की ज़रूरत है? कैथरीन पहले से ही कैजुअल कपड़ों में थी, तो उसने कहा, नहीं, चलो। ब्रैंडन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। कैथरीन को लगा कि वह बस सोसाइटी के अंदर दौड़ने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ब्रैंडन ने उसे ऊपर की ओर ले जाना शुरू किया, वह चौंक गई। ऊपरी मंजिल पर सिर्फ 2 अपार्टमेंट थे, उनमें से एक ट्रस्टन का था, जो नदी के नज़ारे के लिए उसने खरीदा था।
क्या वे ट्रस्टन के घर जा रहे थे? लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, ब्रैंडन ने उसे ट्रस्टन के अपार्टमेंट की उल्टी दिशा में खींच लिया और अपने फिंगरप्रिंट से दरवाज़ा खोला। डिंग डोंग, दरवाज़ा खुला। अंदर का नज़ारा देखकर कैथरीन की भौहें उठ गईं। वो अपार्टमेंट उनके अपने घर जैसा ही था, लेकिन उसे रहने की जगह नहीं बल्कि एक शानदार जिम में बदल दिया गया था। हर तरह के एक्सरसाइज उपकरण मौजूद थे। कैथरीन ने सिर झुकाकर पूछा, तुमने यह अपार्टमेंट सिर्फ जिम बनाने के लिए खरीदा? ब्रैंडन ने कुछ नहीं कहा, यानी कि हाँ, ये सोसाइटी कासिया के सबसे महंगे इलाकों में से एक थी, जहाँ ज़मीन की कीमत आसमान छूती थी। ऊपर से यह इमारत नदी के सबसे नज़दीक थी, इसलिए इसकी कीमत और भी ज़्यादा थी। और ब्रैंडन ने यहाँ एक पूरा अपार्टमेंट सिर्फ एक्सरसाइज के लिए खरीद लिया था। वह वाकई हद से ज़्यादा अमीर था। यहाँ का सबसे बड़ा अपार्टमेंट सिर्फ 3000 वर्ग फीट का था, जो डंकन परिवार की विशाल संपत्ति के मुकाबले कुछ भी नहीं था। कैथरीन के करीब रहने के लिए ब्रैंडन ने ऑड्री के सामने वाला अपार्टमेंट खरीदा था। वह रोज व्यायाम करने का आदी था, चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, वह इसके लिए समय निकाल ही लेता था। पहले यह अपार्टमेंट ट्रस्टन के नाम पर था, लेकिन बाद में ब्रैंडन ने इसे खरीदकर जिम में बदलवा दिया। हालांकि ऊपर का नज़ारा नीचे से बेहतर था, पर ब्रैंडन जानता था कि कैथरीन इतनी आलसी है कि अगर वह ऊपर रहता तो वह लिफ्ट तक लेने का मन न करती। ब्रैंडन ने एक साफ तौलिया उठाया, उसे अपनी गर्दन पर डाला और ट्रेडमिल पर चढ़कर वार्म अप शुरू किया। कैथरीन इधर उधर घूमने लगी और कुछ ही मिनटों में उसने पूरे जिम का मुआयना कर लिया। आखिर उसकी नज़र पास बने बॉक्सिंग रिंग पर पड़ी। ब्रैंडन अब भी दौड़ रहा था, लेकिन उसकी निगाहें कैथरीन पर टिकी थीं। जब उसने देखा कि कैथरीन रिंग के पास ठिठकी हुई है, तो उसने मशीन रोक दी और धीरे धीरे उसके पास आया। क्या इसमें दिलचस्पी है? ब्रैंडन की गहरी और प्रभावशाली आवाज़ उसके पीछे से आई। कैथरीन को कुछ साल पहले ब्रैंडन से अपनी हार की याद आई और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह मुड़ी और चुनौती भरे अंदाज में बोली, एक मैच करते हैं। ब्रैंडन ने कुछ नहीं कहा, उसने बस किनारे रखा प्रोटेक्शन गियर उठाया और कैथरीन को पहनाने लगा। लेकिन कैथरीन ने मना कर दिया। उसने बस ग्लव्स उठाए और एक झटके में रिंग पर चढ़ गई। समय बर्बाद मत करो, सीधे शुरू करते हैं। ब्रैंडन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, बेबस लेकिन प्यारी। उसके पास इतनी ताकतवर लड़की थी, वो करे तो क्या करे। कैथरीन के अधीर होने से पहले ही वह भी रिंग में चढ़ गया। कैथरीन कई साल तक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग करती रही थी, इसलिए वह नियमों और तकनीक में माहिर थी। थोड़ी सी औपचारिकता के बाद दोनों ने मुकाबला शुरू कर दिया। उनके हर मूव में गति और सटीकता थी, बिना किसी हिचकिचाहट के। जब पैक्सटन और ट्रस्टन वहां पहुंचे, तब तक दोनों को लड़ते हुए 10 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। दोनों के शरीर पसीने से तर थे। दो ताकतवर लोगों की भिड़ंत देखना किसी भी दर्शक के लिए रोमांचक था। पैक्सटन और ट्रस्टन दोनों दंग रह गए। कैथरीन के हर पंच पर ट्रस्टन का दिल खुश हो उठता। ये तो वर्ल्ड रेसलिंग से भी ज्यादा मजेदार था। वह धीरे से पैक्सटन की ओर झुककर बोला, अगर तुम कैथरीन के साथ रिंग में होते तो कितनी देर टिकते? पैक्सटन ने उसे घूरा, ये सवाल पूछने लायक भी था। वह तो शायद रिंग में चढ़ने से पहले ही कैथरीन के लात खा गिर पड़ता। कौन नहीं जानता था हत्यारे अनोन का नाम। ट्रस्टन ने उसका कंधा थपथपाया और बोला, ठीक है, उदास मत हो। कैथरीन से हारना शर्म की बात नहीं। पैक्सटन ने ठंडी हंसी हंसी और गंभीर होकर बोला, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं लगती। मैं मानता हूँ कि मिस स्वॉन मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। ये सुनकर ट्रस्टन कैथरीन के प्रति और भी प्रभावित हुआ। वह पैक्सटन को काफी समय से जानता था और जानता था कि ब्रैंडन के अलावा कैथरीन ही वह दूसरी इंसान थी जिसकी वह सच्ची इज्जत करता था। कौन सोच सकता था कि इतनी नाजुक और खूबसूरत लड़की के अंदर इतनी जबरदस्त ताकत छिपी है। ट्रस्टन ने पूछा, पैक्सटन, तुम्हारे हिसाब से ब्रैंडन जीतेगा या कैथरीन? पैक्सटन चुप हो गया। अगर कोई और ब्रैंडन के सामने होता तो वह तुरंत कह देता कि ब्रैंडन जीतेगा।
लेकिन कैथरीन जैसी ताकतवर प्रतिद्वंद्वी के सामने वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। कैथरीन वाकई अद्भुत थी। रिंग पर ब्रैंडन और कैथरीन की भिड़ंत जारी थी। कैथरीन की आंखें अब और ठंडी हो चली थीं। ब्रैंडन की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। पिछले 3 सालों में कैथरीन की क्षमता बहुत बड़ी थी, लेकिन ब्रैंडन ने भी समय व्यर्थ नहीं किया था। वह और भी ताकतवर बन चुका था। ऐसे मुकाबलों में जरा सी लापरवाही भी हार का कारण बन सकती थी। जब ब्रैंडन जरा सा ध्यान भटक गया, कैथरीन ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और तेज पंचों से उसे पीछे धकेल दिया। ब्रैंडन कुछ कदम पीछे हटा और अंत में हार गया। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया, मैं हार गया। कैथरीन ने अपने ग्लव्स उतारे और एक स्टाइलिश अंदाज में फेंक दिए। असल में उसे ही हारना चाहिए था। आखिरी पल में ब्रैंडन हमला कर सकता था, लेकिन उसने हिचकिचा दिया और कैथरीन ने यही मौका पकड़ लिया। इसके अलावा स्कॉर्पियन आइलैंड पर लगी ब्रैंडन की पुरानी चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, जिससे उसकी ताकत कुछ कम थी। कैथरीन जमीन पर बैठ गई और ब्रैंडन उसके पास झुक गया। उसने एक साफ तौलिया उठाया और उसके गालों से पसीना पोंछने लगा। तेज अभ्यास की वजह से कैथरीन का गोरा चेहरा अब लाल हो चुका था, जैसे कोई पका हुआ सेब। जब ब्रैंडन ने उसका पसीना पोंछ लिया, तो कैथरीन आलस्य से उसकी बाहों में गिर पड़ी। मैं थक गई हूँ, वह बोली, आंखें बंद करते हुए। ब्रैंडन ने उसे बेहद प्यार भरी नजरों से देखा और नर्म आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उठा कर ले चलता हूँ। वह खड़ा हुआ, कैथरीन को अपनी बाहों में उठाया और जिम से बाहर निकल गया। ट्रस्टन एक किनारे खड़ा सब देखता रह गया। ब्रैंडन और कैथरीन के जाते ही वह बोला, क्या ये वही 2 लोग हैं जिन्हें मैं जानता था? उनका रिश्ता अब ठंडा नहीं बल्कि बेहद करीब लग रहा था। पैक्सटन ने हल्की हंसी के साथ कहा, अब तो समझो, हालात बदल गए हैं। दोपहर में कैथरीन को विदोल का फोन आया। जैसे ही कॉल जुड़ी, फोन की दूसरी तरफ से विदोल की खुशामदी और सतर्क आवाज सुनाई दी। कैथरीन, तुमने कोई फैसला कर लिया क्या? विदोल दरअसल कैथरीन पर दबाव नहीं डालना चाहता था, लेकिन रावेनलॉथ महल की ओर से उस पर बहुत जोर दिया जा रहा था। रावेनलॉथ के बूढ़े राजा ने तुरंत हर जगह विशेषज्ञों से मदद की गुहार लगाई थी, और विदोल को डर था कि कहीं वह मिलने वाला पैसा हाथ से न निकल जाए। सौभाग्य से कैथरीन ने मना नहीं किया। कल, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। कैथरीन से साफ जवाब मिलते ही विदोल खुशी से जोर से हंस पड़ा। जब तक कैथरीन तैयार थी, उसे लग रहा था कि यह काम अब तय हो चुका है। वह तुरंत बोला, तो मैं कल की फ्लाइट टिकट का इंतजाम करता हूँ। जरूरत नहीं, कैथरीन ने बिना झिझके जवाब दिया। विदोल थोड़ा चकित हुआ, क्या कैथरीन खुद विमान उड़ाने वाली थी? कैथरीन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और सीधे फोन काट दिया। अगले दिन, कैथरीन से पहले ही विदोल रावेनलॉथ पहुंच चुका था। रावेनलॉथ कोई बहुत बड़ा देश नहीं था और वहां की आबादी भी कम थी। पूरे देश में बस 2 एयरपोर्ट थे। कैथरीन को कासिया से रावेनलॉथ के लिए उड़ान भरनी थी, इसलिए वह सिर्फ पूर्वी एयरपोर्ट पर ही उतर सकती थी। सुबह से ही विदोल वहां पहुंचकर गेट की ओर बेचैनी से देखता रहा। पूरा दिन बीत गया, लेकिन कैथरीन के आने की कोई खबर नहीं मिली। कुछ घंटों तक और इंतजार करने के बाद अचानक प्राइवेट प्लेन की वीआईपी लेन से हलचल मच गई। किसी बड़े आदमी का चार्टर्ड विमान रावेनलॉथ पहुंचा था। ऐसी बातें रावेनलॉथ में आम थीं। विदोल ने एक नज़र देखा और फिर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा, कैथरीन इतनी अमीर होते हुए भी अपने ऊपर खर्च करने में कंजूस थी। वह तो सारा पैसा अपने प्रयोगों में खर्च कर देती थी। इसलिए उसने सोचा कि कैथरीन किसी प्राइवेट प्लेन से नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही उसने नज़र घुमाई, उसने भीड़ में एक लंबा आदमी देखा। वह चेहरा पहचान में आते ही उसकी आंखें फैल गईं। वो तो ब्रैंडन का सहायक पैक्सटन था। वो यहाँ क्या कर रहा था? कहीं कैथरीन भी उसके साथ तो नहीं आई? ये सोचते ही विदोल बिना झिझक दौड़ पड़ा, लेकिन 2 कदम चलते ही बॉडीगार्ड ने उसे रोक लिया। सर, कृपया दूर रहें, बॉडीगार्ड ने सख्ती से कहा। विदोल ने जल्दी से समझाने की कोशिश की, कृपया हटिए, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ।
लेकिन गार्ड टस से मज नहीं हुआ। गुस्से में आकर वेदॉल ने सीधे उसे धक्का देकर गिरा दिया। ये देखकर बाकी बॉडीगार्ड तुरंत दौड़ पड़े और उसे घेर लिया। ये हलचल सुनकर पैक्सटन भी वहां पहुंचा। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वह सोच रहा था, हर जगह कोई न कोई मुसीबत क्यों खड़ी कर देता है। लेकिन जब उसने देखा कि झगड़ा करने वाला व्यक्ति वेदॉल है, तो उसने तुरंत कहा, रुको। पैक्सटन के आदेश पर बॉडीगार्ड पीछे हट गए। वेदॉल ने अपनी गर्दन घुमाई और थकान मिटाई। उसे हैरानी हुई कि डंकन्स के गार्ड कितने ताकतवर हैं। उसने पैक्सटन को देखकर पूछा, कैथरीन दिखी क्या? पैक्सटन उसे लेकर ब्रैंडन के पास गया। ब्रैंडन वीआईपी लेन से बाहर निकल रहा था। उसकी बाहों में एक नाजुक सी लड़की थी। लड़की का चेहरा वेदॉल को नहीं दिखा, लेकिन उसने उसे तुरंत पहचान लिया। वो कैथरीन ही थी। उसने कभी कैथरीन को इतने नरमी भरे रूप में नहीं देखा था। अगर उसे अपनी आंखों से ब्रैंडन को उसे पकड़े हुए न देखना पड़ता, तो शायद वह यकीन ही नहीं करता कि यह वही कैथरीन है। दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि वेदॉल कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। ब्रैंडन ने उसे देखकर कुछ नहीं कहा, बस कैथरीन को अपनी बाहों में लिए आगे बढ़ गया। कैथरीन उसकी बाहों में शांत सो रही थी और ब्रैंडन उसे जगाना नहीं चाहता था। वो उसे इस तरह थामे हुए चला जा रहा था ताकि कोई भी उसे परेशान न करे। वेदॉल भी उनके साथ कार में बैठ गया। जब उसने कार में कई सूटकेस देखे, तो उसने भौहें उठाईं और पैक्सटन से पूछा, ये क्या है? कोई गुप्त हथियार तो नहीं? पैक्सटन ने सीधा इशारा किया, यह मिस स्वॉन का पसंदीदा तकिया है, यह उनकी चादर है और यह उनका कॉफी कप। वो हर सूटकेस का विवरण ऐसे दे रहा था मानो किसी खजाने की बात कर रहा हो। वेदॉल को हंसी रोकनी मुश्किल हो रही थी। उसे लग रहा था कि कैथरीन किसी मिशन पर नहीं, बल्कि किसी नए देश में बसने जा रही है, क्योंकि उसने अपना सारा सामान साथ लिया था। पैक्सटन ने ठंडी नजरों से उसे देखा और कहा, हाँ स्लो, वरना अंदर ही अंदर दम घुट जाएगा। थोड़ी देर बाद कार एक बड़े महल के सामने रुकी। पैक्सटन ने पहले उतरकर ब्रैंडन के लिए दरवाज़ा खोला। ब्रैंडन ने कैथरीन को बाहों में उठाए ही बाहर निकाला। उसने उसे विमान से उतरने से लेकर अब तक एक पल के लिए भी छोड़ा नहीं था। जब कैथरीन जागी, तो वह अभी भी उसी के पास सिमटी हुई मोबाइल चला रही थी। ब्रैंडन को ये सब पसंद था और कैथरीन को भी कोई ऐतराज नहीं था। महल के अंदर पहुंचकर ब्रैंडन ने उसे एक सोफे पर बिठाया। कैथरीन ने धीरे से आंखें खोली। नींद भरे चेहरे के साथ वह पहले से ज्यादा आकर्षक लग रही थी। ब्रैंडन को थोड़ा अफसोस हुआ। उसे यहीं नहीं, बल्कि सीधे ऊपर अपने कमरे में ले जाना चाहिए था ताकि कोई और उसकी यह रूप न देख सके। कैथरीन ने आलस से वेदॉल की ओर देखा और पूछा, सब इंतजाम हो गए? वेदॉल ने बिना कुछ छिपाए जवाब दिया, हाँ, कल सुबह 10 बजे रावेनलॉथ पैलेस में हमारी मुलाकात तय है। वो लोग हमें लेने आएंगे। कैथरीन ने सिर हिलाया, फिर अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगी। पैक्सटन ने हैरानी से देखा। राजा ने मदद मांगी थी, लेकिन कैथरीन कोई तैयारी करने के बजाय आराम से गेम खेल रही थी। उसकी यह शांति सच में काबिले तारीफ थी। ब्रैंडन और पैक्सटन बाहर चले गए और कमरे में सिर्फ कैथरीन और वेदॉल बचे। उनके जाते ही वेदॉल ने जल्दी से पूछा, कैथरीन, क्या मिस्टर डंकन भी तुम्हारे साथ जाने वाले हैं? कैथरीन ने हल्के से आंखें उठाईं। उसकी नज़रें जैसे कह रही थीं, कोई दिक्कत है। घबराकर वेदॉल ने हाथ हिलाया, नहीं नहीं, बस ये सोच रहा था कि हमें रावेनलॉथ के राजा से थोड़ा ज्यादा पैसा मांग लेना चाहिए। अगर तुम दोनों इतने बड़े दिग्गज साथ जा रहे हो, तो पुराने रेट पर तो हमें नुकसान होगा। कैथरीन ने संतोष से सिर हिलाया, अच्छा सुझाव है, ये काम तुम्हें सौंपती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, वेदॉल का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा, मुंह क्यों खोला मैंने।